नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर इंसान को अंदर से झकझोर सकती है, क्योंकि ये किताब बताती है कि रिस्क लेने की कला क्या होती है, हम डरते क्यों हैं और कुछ लोग डर के बावजूद भी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले पाते हैं। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे लिखा है केट सुकेल ने। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कॉन्फेशंस ऑफ अ रिफॉर्म्ड रिस्क टेकर। केट सुकेल इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत पर्सनल कहानी से करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे वो हमेशा एक रिस्क टेकर रही हैं। कॉलेज के दिनों में अनप्लैन्ड ट्रैवल करना, हाई रिस्क डिसीजंस लेना और एक अलग तरह का एडवेंचरस लाइफस्टाइल जीना उनका तरीका था। उन्होंने बताया कि वो कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थीं। लेकिन जैसे ही वो मां बनी, उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया। एक बच्चे की जिम्मेदारी ने उनके अंदर एक नई तरह की सतर्कता ला दी। अब वो हर डिसीजन को दुगुनी बार सोचती थीं, रिस्क से दूर भागने लगीं। ये बदलाव उन्हें हैरान करता है। क्या ये हार्मोनल चेंज है, या पेरेंटल इंस्टिंक्ट, या फिर दिमाग में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है? वो खुद से सवाल पूछती हैं। तो क्या रिस्क लेना वाकई में इरिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक जरूरी इंसानी क्षमता? इस चैप्टर में लेखक हमें ये समझाती हैं कि रिस्क सिर्फ एड्रेनालाइन या थ्रिल नहीं है, बल्कि एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हमारे अनुभव, वैल्यूज और सोच शामिल होते हैं। उनका अनुभव ये भी कहता है कि अक्सर जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन जरूरी है कि वो रिस्क समझदारी से लिया गया है। चैप्टर 1 हमें खुद की लाइफ को देखने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं, क्या हमने कभी रिस्क लिया है? क्या हम डर के कारण पीछे हट गए थे? क्या हम अभी भी एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं? चैप्टर 2, व्हाट इज रिस्क एनीवे। इस अध्याय में लेखक सवाल उठाती हैं, आखिर रिस्क होता क्या है? बहुत से लोग रिस्क को डेंजर या खतरे के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में रिस्क एक संभावित आउटकम की संभावना है। एक ऐसा निर्णय जिसमें आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है या फेलियर भी। उदाहरण के लिए, किसी के लिए नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना रिस्क है। किसी के लिए पानी में उतरना रिस्क है, तो किसी और के लिए शादी करना रिस्क है। यहाँ पर लेखक बताती हैं कि रिस्क एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। हर इंसान अपनी सोच, पास्ट एक्सपीरियंस और डर के आधार पर रिस्क की व्याख्या करता है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि रिस्क को नापने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, इमोशनल जजमेंट और इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। कई बार हम कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन हमारा गट फीलिंग हमें कहता है कि ये करना चाहिए। क्या वो भी एक रिस्क है? हाँ, लेकिन शायद वो हमारे सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। लेखक बताती हैं कि सोसाइटी हमें अक्सर रिस्क से डराती है। हमेशा सेफ रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन सेफ डिसीजंस हमेशा ग्रोथ नहीं लाते। रिस्क में ही बदलाव, चैलेंज और लर्निंग छुपी होती है। यह चैप्टर हमें ये सिखाता है कि रिस्क को समझना जरूरी है, ना तो उसे ग्लोरीफाई करना है, ना ही ब्लाइंडली डरना है। चैप्टर 3, रिस्क एंड द ब्रेन। तीसरे अध्याय में हम डाइव करते हैं न्यूरोसाइंस की दुनिया में, जहां केट सुकेल बताती हैं कि हमारा दिमाग रिस्क को कैसे प्रोसेस करता है। जब हम किसी भी संभावित जोखिम वाले फैसले के बारे में सोचते हैं,
तो हमारे दिमाग के कई हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले अमेगडला, जो डर और खतरे का संकेत देता है। अगर अमेगडला बहुत सक्रिय होता है तो हम डर जाते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं। दूसरी तरफ होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचता है, प्लान करता है और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है न्यूक्लियस अक्कम्बन्स, जो डोपामाइन रिलीज करता है जब हमें किसी रिवॉर्ड की उम्मीद होती है। इस कॉम्बिनेशन के कारण कुछ लोग हर रिस्क को एक्साइटमेंट की तरह लेते हैं, जबकि कुछ उसी रिस्क को डर और चिंता से देखते हैं। लेखिका ये भी बताती हैं कि प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और एक्सपोजर से हमारा ब्रेन प्लास्टिक होता है, यानी वो बदल सकता है। अगर हम बार बार कैलकुलेटेड रिस्क लें तो हमारा दिमाग उस डर को न्यूट्रलाइज करना सीख लेता है। वो कुछ केस स्टडीज देती हैं, जैसे सोल्जर्स, फायर फाइटर्स और इन्वेस्टर्स की, जो रेगुलर एक्सपोजर से रिस्क को बेहतर मैनेज करना सीखते हैं। इस अध्याय से हमें ये पता चलता है कि रिस्क लेना कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग के कुछ हिस्सों की कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग का खेल है। चैप्टर 4, रिस्क एंड जीन्स। इस अध्याय में बात होती है जेनेटिक्स की। क्या हमारा रिस्क टेकिंग बिहेवियर हमारे जीन्स से प्रभावित होता है? केट सुकेल कुछ फैसिनेटिंग रिसर्च स्टडीज को साझा करती हैं, जिनसे पता चलता है कि कुछ लोगों के जीन्स उन्हें नेचुरली बोल्ड और एडवेंचरस बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर DRD4 नाम का एक जीन वेरिएंट जो डोपामाइन रेगुलेशन से जुड़ा है, उसका एक स्पेसिफिक वर्जन नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर से जुड़ा होता है। मतलब जिनके अंदर ये वेरिएंट होता है वो नए अनुभवों की तलाश में ज्यादा होते हैं और रिस्क लेने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कुछ आइडेंटिकल ट्विन्स पर की गई स्टडीज में पाया गया कि उनके रिस्क रिस्पॉन्सेस बहुत हद तक समान होते हैं, चाहे वो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में पले हों। लेकिन लेखक ये भी कहती हैं कि जीन्स ही सब कुछ नहीं हैं। आपका एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग, अर्ली एक्सपीरियंसेस और सोशल एक्सपोजर सब कुछ मिलकर तय करते हैं कि आप रिस्क कैसे परसीव करेंगे। मतलब अगर आपके जीन्स आपको रिस्क टेकर नहीं बनाते, तो भी आप अभ्यास और माइंडसेट से रिस्क टेकिंग डेवलप कर सकते हैं। यह अध्याय बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के भ्रम को तोड़ता है और हमें ये समझाता है कि एवोल्यूशन और अडैप्टेशन की शक्ति हमारे पास है। चैप्टर 5, रिस्क एंड जेंडर। इस अध्याय में केट सुकेल एक बेहद जरूरी सवाल उठाती हैं। क्या रिस्क टेकिंग बिहेवियर में स्त्री और पुरुषों में अंतर होता है? हमारी सामाजिक धारणाएं कहती हैं कि मर्द ज्यादा रिस्क लेते हैं और औरतें ज्यादा सेफ खेलती हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के आधुनिक शोध बताते हैं कि ये फर्क उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेखिका कुछ रिसर्च स्टडीज के हवाले से बताती हैं कि जब इमोशनल या सोशल स्टेक्स जुड़ते हैं तो महिलाएं भी पुरुषों जितना ही जोखिम उठाने को तैयार रहती हैं, बल्कि कई बार ज्यादा कैलकुलेटेड और इफेक्टिव तरीके से। उदाहरण के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट में जब महिलाओं को बताया गया कि उनके फैसले का असर उनके बच्चों या परिवार पर पड़ेगा, तो उन्होंने काफी साहसी और लॉजिकल डिसीजंस लिए। वहीं पुरुषों ने भी रिस्क लिया, लेकिन अधिक इंपल्सिव अंदाज में। यहाँ एक न्यूरोलॉजिकल अंतर भी सामने आता है, जैसे कि महिलाएं अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ज्यादा एक्टिवली इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनके डिसीजंस में प्लानिंग और सेफ्टी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ पुरुष अमिगडला और रिवॉर्ड सिस्टम्स से जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे थ्रिल बेस्ड रिस्क लेने की प्रवृत्ति होती है।
लेखिका यह भी कहती हैं कि यह बायोलॉजिकल वायरिंग के साथ साथ सोशल कंडीशनिंग का भी असर है। मर्दों को बचपन से रिस्क लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि महिलाओं को सेफ्टी और नर्चर की ओर ढाला जाता है। लेकिन कंक्लूजन यह निकलता है कि रिस्क टेकिंग जेंडर बेस्ड नहीं है, बल्कि कॉन्टेक्ट बेस्ड है, और महिलाएं भी हाई क्वालिटी रिस्क टेकर हो सकती हैं, बस उनकी अप्रोच एनालिटिकल होती है। चैप्टर 6 रिस्क एंड एज। चैप्टर 6 एक और गहरे विषय पर बात करता है। क्या उम्र के साथ हमारा रिस्क लेने का तरीका बदलता है? लेखिका बताती हैं कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसकी प्रायोरिटीज और परसेप्शन बदलते हैं। टीनेजर्स इंपल्सिव होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। इसलिए यूथ में देखा गया है कि लोग ज्यादा थ्रिल सीकिंग होते हैं और रिस्क का रिवॉर्ड ज्यादा बड़ा लगता है। उदाहरण के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स, फास्ट ड्राइविंग या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कई बार इंपल्सिव एक्साइटमेंट के कारण ही होते हैं। जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। करियर, फैमिली, हेल्थ जैसे फैक्टर्स डिसीजंस में शामिल हो जाते हैं। यहां पर रिस्क कैलकुलेशन डिटेल्ड और कॉशियस हो जाती है। अब रिस्क का मतलब सिर्फ थ्रिल नहीं होता, बल्कि फ्यूचर इम्पैक्ट भी सोचने लगता है। लेकिन लेखिका एक चौंकाने वाली बात कहती हैं कि बुजुर्ग लोग भी अक्सर हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं, जैसे अपने सेविंग्स से कोई नया वेंचर शुरू करना या अकेले ट्रैवल करना। ये इस बात का संकेत है कि उम्र रिस्क टेकिंग को खत्म नहीं करती, बल्कि रिस्क का स्वरूप और मोटिव बदल जाता है। लेखिका कहती हैं कि मैच्योरिटी के साथ रिस्क की क्वालिटी बेहतर हो सकती है और एक्सपीरियंस आधारित रिस्क अक्सर ज्यादा इफेक्टिव होता है। चैप्टर 7 रिस्क एंड प्रिपरेशन। यह अध्याय रिस्क लेने की तैयारी यानी प्रिपरेशन के महत्व पर केंद्रित है। केट सुकेल बताती हैं कि ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं क्योंकि वो उसके लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार नहीं होते। प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं होता, बल्कि मेंटल रिहर्सल, इमोशनल रेडीनेस और स्किल डेवलपमेंट भी होता है। लेखिका कहती हैं कि जब आप किसी जोखिम से पहले अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपका दिमाग उसे अननोन की तरह नहीं, बल्कि नोन सिनारियो की तरह देखता है। इससे अमेगडला कम रिएक्ट करता है और डर कम हो जाता है। उन्होंने नेवी सील्स की ट्रेनिंग का उदाहरण दिया, जहां एक रिक्रूट को बार बार हाई रिस्क सिचुएशंस में डालकर उसे मेंटली और फिजिकली अक्लाइमेटाइज किया जाता है। प्रिपरेशन एक तरह का साइकोलॉजिकल आर्मोर होता है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, कामनेस और क्लैरिटी लाता है। ये भी बताया गया है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और सोल्जर्स अपने रिस्क को रिहर्स करते हैं। विजुअलाइजेशन, सिमुलेशन और स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन के जरिए। एक पायलट फ्लाइट से पहले जितना सिमुलेट करता है, उतना ही उसकी रियल फ्लाइट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस अध्याय का मूल संदेश है, रिस्क से डरने की जगह उसकी तैयारी में लगो, ताकि जब समय आए तो आप फियर से नहीं, क्लैरिटी से फैसला लें। चैप्टर 8 रिस्क एंड कनेक्शन। इस अध्याय में लेखक एक और अनोखे पहलू को सामने लाती हैं कि हमारे रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव रिस्क टेकिंग पर कितना असर डालते हैं। हम सोचते हैं कि रिस्क एक इंडिविजुअल एक्शन है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे आसपास के लोग हमारी सोच और फैसलों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लेखिका ने देखा कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं,
जैसे सपोर्टिव पार्टनर, दोस्त या मेंटोर। वो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंटली रिस्क लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो फेल भी हुए तो कोई उनके पीछे खड़ा होगा। उदाहरण के लिए एक एंटरप्रेन्योर जिसका परिवार उसकी कोशिशों में साथ देता है, वो बोल्ड डिसीजंस लेने में ज्यादा सक्षम होता है, जबकि जिसका साथ नहीं होता वो ज्यादा डिफेंसिव और फियरफुल होता है। इस अध्याय में कुछ न्यूरोलॉजिकल इंसाइट्स भी दिए गए हैं कि ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ती है और ब्रेन को सेफ्टी का सिग्नल मिलता है। इससे रिस्क को थ्रेट की बजाय अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। लेखिका कहती हैं कि अकेले रिस्क लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन कनेक्शन के साथ लिया गया रिस्क म्यूचुअल स्ट्रेंथ और इमोशनल सेफ्टी के साथ आता है। इसलिए अगर आप लाइफ में बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करें। चैप्टर 9 रिस्क एंड इमोशन। इस अध्याय में केट सुकेल हमें एक बहुत ही जरूरी बात बताती हैं कि इमोशंस और रिस्क टेकिंग का रिश्ता बेहद गहरा है। जब हम कोई रिस्क लेने की सोचते हैं तो वो निर्णय केवल लॉजिक या कैलकुलेशन पर नहीं होता, बल्कि हमारी फीलिंग्स उस समय कैसी हैं उसका भी बहुत बड़ा असर होता है। मान लीजिए आप गुस्से में हैं, उदास हैं या बहुत एक्साइटेड हैं, तो आप रिस्क को ज्यादा या कम महसूस करेंगे। इमोशन हमारी परसेप्शन को फिल्टर करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसने अभी अभी कोई अवार्ड जीता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और अगली चुनौती को लेने के लिए तैयार रहता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इमोशनल सेटबैक से गुजर रहा है तो वो छोटे छोटे रिस्क से भी डरने लगता है। इमोशन हमारे डिसीजन मेकिंग सिस्टम में कई रास्तों से इन्फ्लुएंस करता है, जैसे अमेगडला, इंसुला और रिवॉर्ड सर्किट्स। जब कोई डिसीजन इमोशनली चार्ज्ड होता है तो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा थोड़ा कम एक्टिव होता है। लेखिका ने बताया कि कंट्रोल्ड इमोशनल स्टेट्स रिस्क को ज्यादा एक्यूरेटली असेस करने में मदद करती हैं। इसलिए जो लोग अपने इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना जानते हैं वो ज्यादा बेहतर और समझदारी से रिस्क डिसीजंस ले पाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इमोशनल अवेयरनेस भी एक स्ट्रैटेजिक स्किल है जो आपको इंपल्सिव डिसीजंस से बचाती है और आपको स्मार्ट रिस्क टेकर बनाती है। चैप्टर 10 रिस्क एंड स्ट्रेस। इस अध्याय में चर्चा होती है स्ट्रेस और रिस्क के जटिल संबंध की। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस एक नेगेटिव चीज है, लेकिन केट सुकेल बताती हैं कि हर तरह का स्ट्रेस खराब नहीं होता। असल में दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस जो एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और ब्रेकडाउन की तरफ ले जाता है, और यू स्ट्रेस जो एक्साइटमेंट, फोकस और परफॉर्मेंस बढ़ाता है। जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो थोड़ी मात्रा में स्ट्रेस हेल्पफुल होता है। वो हमें एक्टिव, अलर्ट और मोटिवेटेड रखता है। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए तो वो रिस्क परसेप्शन को डिस्टोर्ट कर देता है। हम छोटे से खतरे को भी बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखने लगते हैं। लेखिका कुछ केस स्टडीज के जरिए ये भी दिखाती हैं कि एलीट परफॉर्मर्स जैसे फाइटर पायलट्स या सर्जन्स कैसे अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करना सीखते हैं ताकि वो हाई रिस्क सिचुएशंस में भी काम बने रहें। वो ब्रीदिंग टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन और रेपिटेशन जैसी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका नर्वस सिस्टम शांत और फोकस्ड रहे। स्ट्रेस को मैनेज करना रिस्क लेने की एक कोर स्किल है जो न केवल आपके फैसले सुधारती है
बल्कि आपके शरीर और दिमाग को भी सुरक्षित रखती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि रिस्क टेकर बनने से पहले स्ट्रेस मैनेजर बनो, तभी आप हाई प्रेशर में भी सही निर्णय ले पाओगे। चैप्टर 11 रिस्क एंड रिकवरी। इस अध्याय में बात होती है उस पहलू की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, रिस्क लेने के बाद की रिकवरी। जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं या कोई रिस्क उठाते हैं तो आउटकम कैसा भी हो सकता है। सक्सेस की स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर फेलियर हो जाए तो रिकवरी सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। लेखिका बताती हैं कि ज्यादातर लोग रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर के बाद संभलने की ताकत नहीं होती। रिकवरी सिर्फ इमोशनल नहीं होती, बल्कि कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल लेवल पर होती है। हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है, गिल्ट को समझदारी से हैंडल करना होता है और दोबारा खड़े होने की हिम्मत जुटानी होती है। एक फायर फाइटर का उदाहरण दिया गया है जिसने एक रेस्क्यू मिशन में गलती कर दी थी। उसने थेरेपी, पीयर सपोर्ट और जर्नलिंग की मदद से न सिर्फ खुद को माफ किया बल्कि दोबारा मिशन रेडी हुआ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि फेलियर किसी भी जर्नी का हिस्सा है और रिकवरी उसकी कंटिन्यूटी। जो इंसान जल्दी रिकवर करना जानता है वही बार बार रिस्क लेने की हिम्मत भी रखता है। रिकवरी को प्लान करना भी उतना ही जरूरी है जितना खुद रिस्क की तैयारी करना। चैप्टर 12 बिल्डिंग द बेटर रिस्क टेकर। अंतिम अध्याय में केट सुकेल एक बहुत इंस्पायरिंग बात कहती हैं कि रिस्क टेकर बना जा सकता है, ये कोई जन्मजात चीज नहीं है। वो कहती हैं कि सही एक्सपोजर, इमोशनल रेगुलेशन और लगातार प्रिपरेशन से कोई भी इंसान रिस्क टेकिंग डेवलप कर सकता है। चैप्टर 12 एक तरह से पूरी किताब की समरी भी है जिसमें बताया गया है कि अच्छे रिस्क टेकर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। वो खुद को और अपने इमोशंस को जानते हैं। वो प्रैक्टिस और रिहर्सल से डर को कम करते हैं। वो फेलियर से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। उनके पास सपोर्ट सिस्टम होता है और सबसे जरूरी वो एक्शन लेने से नहीं डरते। लेखिका सजेस्ट करती हैं कि अगर हम छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें तो धीरे धीरे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने एक टेक्निक बताई जिसे कहा जाता है माइक्रो रिस्क ट्रेनिंग, जहां आप रोज किसी एक चीज से डर को चैलेंज करते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, नए लोगों से मिलना या पैसे को किसी नए तरीके से इन्वेस्ट करना। यह चैप्टर एक मोटिवेशनल कंक्लूजन है जो कहता है कि रिस्क लेने का आर्ट सीखा जा सकता है, बस आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ रिस्क की इस रोमांचक यात्रा में हमने जाना कि रिस्क सिर्फ एक खतरा नहीं है, बल्कि वो एक कला है, एक सोच है और सबसे बढ़कर एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ओर ले जाता है। हमने सीखा कि हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारी उम्र, यहां तक कि हमारे जीन्स भी रिस्क टेकिंग को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे जुनून, तैयारी और सोचने के तरीके पर। याद रखिए, जो लोग रिस्क से भागते हैं वो जिंदगी में हमेशा वही पाते हैं जो सब पाते हैं, लेकिन जो लोग समझदारी से रिस्क लेते हैं वो चीजें हासिल करते हैं जो कभी सिर्फ सपना लगती थीं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप रिस्क लेने से डरते हैं, बल्कि सवाल ये है, क्या आप एक बेहतर रिस्क टेकर बनने को तैयार हैं? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और नीचे कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या था और आपने उससे क्या सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ, जहां हम फिर खोलेंगे दिमाग और सोच के नए दरवाजे। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि सोच बदलेगी तो किस्मत भी बदलेगी।